नया देख रहे हैं, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि इंटरसेप्टर्स उन मिसाइल्स को कहते हैं जो एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दुनिया के अंदर अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, जैसे कि एस सीरीज़ है रशिया के पास, S-400, S-300। इसी तरह HQ-9 जो है वो सीरीज़ एक है चाइना के पास। पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो अमेरिका के पास है। इसराइल के पास जो है वो आयरन डोम के नाम से एक सिस्टम है। तो दुनिया ने अपने अपने सिस्टम बनाए हुए हैं एयर डिफेंस के लिए। तो इसके जो मिसाइल होते हैं ये नीचे से लॉन्च होते हैं ज़मीन से, और फ़िज़ा से आने वाले मिसाइल को, तैयारे को या ड्रोन को निशाना बनाते हैं, और इन्हें इंटरसेप्टर कहते हैं। ये जो इंटरसेप्टर्स हैं इनके मसले पैदा हो गए हैं अमेरिका के लिए। ये बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, और बाज़ औक़ात पूरे महीने में ये 7, 8, 10 इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाते। तो इनके बनाने की रफ्तार बड़ी सुस्त है और इनकी तादाद कम रहती है, और अमेरिका को इसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसे पता चला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका को हमेशा से हमला करने की आदत थी, उन्हें कभी भी हमला रोकने की आदत नहीं रही। यानी वो डिफेंसिव तो कभी हुए ही नहीं, वो हमेशा अटैक कर रहे हैं। आप पिछली आधी सदी या इससे ज़्यादा टाइम निकाल कर देख लें तो अमेरिका ने मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं, अमेरिका के ऊपर मुल्कों ने हमले नहीं किए। लिहाजा अमेरिका ने दिफाई साजो सामान बनाने की बजाय ऐसा साजो सामान तैयार किया जिससे दूसरों पे अटैक किया जाता है, और वो मिसाइल उनके पास बहुत सारे हैं, जहाज़ बहुत सारे हैं, हथियार बहुत सारे हैं जिसमें दूसरे मुल्क पे अटैक किया जा सकता है। लेकिन अपने ऊपर होने वाले हमले को कैसे रोकना है, उसके लिए शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनके ऊपर भी हमला करेगा। अब ये एक नए तरह की सूरत हाल है जिसको सामना करना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक चले गए हैं कि यूक्रेन के सदर ने स्टेटमेंट दिया, ज़ेलेंस्की, जिसको याद है कुछ अर्सा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नए नए आए थे तो ज़ेलेंस्की को अपने सामने बैठा के जलील किया था कि ये कपड़े तुम कैसे पहन कर आ गए हो, और जनाब मैं तुमसे बात नहीं करता, और बड़ा डांट दिया था ज़ेलेंस्की को, काफ़ी जलील कर दिया था कि अमेरिका तुम्हें मुफ्त में हथियार दे रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो काफ़ी उसकी बेइज्जती की थी। बाद में यूरोपीय यूनियन ने उसका बुरा भी बनाया था। तो उसी ज़ेलेंस्की से अब अमेरिका ने मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमसे अमेरिका ने मदद मांगी है और इंटरसेप्टर्स मांगे हैं, यानी दिफाई साजो सामान मांगा है। हम इस सिलसिले में देखेंगे कि ये हमारे लिए ज़्यादा महंगा ना हो तो हम ज़रूर मदद करेंगे। यानी वो कह रहे हैं देखेंगे जनाब, फिर करेंगे मदद। तो क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत सारे हथियार जमा है, स्पेशली एयर डिफेंस के हवाले से, तो अब उनसे मदद मांग रहे हैं। इसका मतलब है किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर। इसराइल के लिए अब जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उस तर्जुमान की स्टेटमेंट को देख के भी इसी बात का आइडिया होता है। तर्जुमान ने यह कहा कि साबिक हुकूमत बड़ी बेवकूफ़ और नालायक थी और वो यहाँ पे मुसल्लत रहे। 4 साल तक अमेरिकन हथियार मुफ्त में यूक्रेन को देते रहे, और ट्रंप ने इस पर माजी में बात भी की है। तो वो पिछली हुकूमत पे बरस पड़े कि जनाब इन्होंने यहाँ से हथियार यूक्रेन को क्यों दिए। तो अब इंटरसेप्टर्स की कमी है। वजह यह है कि ईरान के ड्रोन्स ने बहुत सारे इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ाया करवा दिए। ड्रोन है आपको पता है $20,000 का, इंटरसेप्टर $1 लाख से शुरू होते हैं, $4 लाख तक भी जाते हैं। तो ये बहुत महंगे हैं। अब मिलियंस खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ ड्रोन्स को रोकने के लिए। तो ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत बुरा हो रहा है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तहादियों के साथ। बहरहाल इसी गुस्से में अमेरिका ने अब शदीद हमले शुरू कर दिए। देखें, दूसरी हिकमत अमली आपके पास क्या होती है, जब आप किसी का हमला रोक नहीं पा रहे होते तो फिर आप बहुत शदीद हमले शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका ने जो हमले इस वक्त शुरू किए हैं, 2000 पाउंड वजनी बम वो तेहरान के ऊपर मार रहा है। तेहरान से जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक है। देखिए, तेहरान में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में तेहरान की आबादी है। गुंजान आबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पे इस किस्म के 2000 पाउंड वजनी बमों को मारने का मतलब यह है कि आम शहरियों को मौत के मुंह में धकेलना। अब तक की इतला के मुताबिक 1045 अफराद ईरान के अंदर शहीद हुए हैं, जो आलमी मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हैं इतने कम वक्त के अंदर। तो ईरान में बहुत तबाही फैली है, बहुत तेज़ी से बम्बारमेंट की जा रही है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से। अमेरिका और इसराइल चारों तरफ से ईरान को घेर के उसके साथ लड़ रहे हैं और इस वक्त बड़ी खौफनाक तबाही फैला रहे हैं जिसमें सिविलियंस का नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं कर रहा, दुनिया के ममालिक कुछ नहीं कर रहे, यूरोपीय यूनियन कुछ नहीं कर रहा, और अमेरिका और इसराइल लगातार खौफनाक हमले कर रहे हैं ईरान के अंदर। दूसरी तरफ ईरान ने अपने नए तरह के ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए।
क्योंकि अमेरिका सटपटा गया, वो बहुत परेशान है। जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, जिसकी आप बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं, वो लॉन्च हो जाता है, छोटा सा ड्रोन है, वो जाता है, ये खुदकुशी करता है ड्रोन, ये सीधा जाता है, जाके टकराता है और धमाका कर देता है। अब ये ड्रोन जो है, इनकी रफ्तार भी कम थी, इनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी, और ये पहचाने भी जाते थे, पकड़ में भी आ जाते थे। तो ईरान ने ये ड्रोन बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल किए हैं। लेकिन याद रहे, ये ईरान का वो ड्रोन है जो उनका बेसिक ड्रोन है, जो उन्होंने पहले बनाया था। अब उन्होंने और भी जदीद ड्रोन बना रखे हैं। अब ईरान ने कल के दिन से अपने निस्बतन जदीद ड्रोन हदीद 110 ये निकाले हैं अब, और इनको इस्तेमाल करना शुरू किया है। इनकी रफ्तार भी ज़्यादा है और इनकी शनाख्त भी इतने आराम से नहीं होती, यानी ये पहचान में नहीं आते और ये अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक नई तरह की मुसीबत, अब एक मुसीबत से जान नहीं छूट रही थी, पिछले ड्रोन भारी पड़े हुए थे, तो ये उससे बेहतर ड्रोन ईरान निकाल कर लाया। लेकिन जो ब्रीफिंग हुई है ना कैपिटल हिल में, ये अमरीकी हुकाम ने ब्रीफिंग दी है सेनेटर्स को, तो उस ब्रीफिंग के अंदर एक बात का एतराफ़ किया है अमरीकी हुकाम ने कि ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं, इनका अभी तक हम कोई हल नहीं निकाल सके। हमें समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे रोकना है, क्योंकि ये बहुत कम कीमत के ड्रोन हैं। इनको रोकने के लिए बहुत भारी हमें हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत कीमती हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी किल्लत पैदा हो रही है। तो हमारे पास इसके ख़िलाफ़ कोई हिकमत अमली नहीं है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना भारी पड़ जाएगा। ये जनाब वो एतराफ़ कर रहे हैं। ईरान के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, मैंने पहले भी आपको कहा था, वो अब भी वही है। ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड हर हाल में बरकरार रखनी होगी। ईरान की अगर चेन ऑफ कमांड टूट गई और एक मरतबा ईरानी बिखर गए, तो यहां से फिर अमेरिका और इसराइल का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ईरान को हर हाल में अपनी मौजूदा क़यादत को ज़िंदा रखना होगा, उन्हें बचाना होगा, और एक चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी होगी कम से कम अगले 1 महीने तक, या जब तक ये जंग चलती रहती है। जब तक ये जंग चलती रहेगी और जंग के बाद भी उन्हें हर हाल में अपनी क़यादत को ज़िंदा रखना होगा और एक चेन ऑफ कमांड को बरकरार रखना होगा। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक अहकामात बराह रास्त पहुँचते रहें, यानी जो आखिरी आदमी खड़ा है, जो एक्ट करने वाला है, वहाँ तक ऊपर से जो अहकामात है उनकी चेन टूटनी नहीं चाहिए, चेन ऑफ कमांड रहनी चाहिए, और कंट्रोल रहना चाहिए सिस्टम के ऊपर, इदारों के ऊपर, लोगों के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, और कंट्रोल के साथ पूरी कमांड होनी चाहिए। ये चेन ऑफ कमांड अगर ईरान बचाने में कामयाब हो जाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ईरान ने कुछ और भी एक्सपोज किया है। इन्होंने बताया जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप की चीज़ें की जा रही हैं ताकि बाकी मुल्कों को इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो